मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार क्लास आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चल रहा है। कल हमने इसका छोटा सा एक पड़ाव सीखा, रिफ्लेक्शन सीखा। मैंने होमवर्क भी दिए थे, उनके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जो पेपर में आता ही आता है। उसके अलावा जितने सारे चीजें होती है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि आपको बहुत ही अलग लेवल पर सीखने को मिलेगा अब ये। और मैं तो ये कहता हूं कि मतलब भर भर के आता है एग्जाम्स में। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि कुछ बच्चे जब पढ़ के नहीं जाएंगे तो उनको पता भी नहीं चल पाता है कि यार ये इस पेपर का है क्या, अच्छा इस चैप्टर का है क्या। तो ये बहुत ही खास चैप्टर है। अभी तो देखिएगा आगे आगे होता है क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो आप क्वेश्चन पढ़ने पर लगेगा कि ये तो ज्योमेट्री का है, लेकिन ज्योमेट्री से रिलेटेड ही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। जहां निर्देशांक आ गए वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। सिंपल सा लॉजिक है। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वीडियो को शेयर वेयर कर दो यार, है ना। जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो वीडियो को शेयर कर दो। चलिए, आप मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर अभी ये लाइव हो चुका है। मेरा न्यू फाउंडेशन बैच लाइव हो चुका है। ज्वाइन नाउ एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और तैयारी भी क्या, अगर फोड़ना चाहते हो एग्जाम, तो डेफिनेटली मेरे एक इस बैच को ज्वाइन कर लें। ये नया बैच है जो कि आपके सामने लाइव हो चुका है कल ही, और आपको ये जुड़ना होगा और एक बेहतरीन चीज पढ़नी होगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे एसएससी एग्जाम पर, और वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगी। मेरा फाउंडेशन बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा जीके की क्लासेस, जीएस की क्लासेस, करंट अफेयर, जो भी सब कुछ चल रहा है, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज हो गई, क्विज हो गई, पीडीएफ हो गई, ये सब इसको एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक ही फीस में। आप 24 महीने का लें और 12 महीने का भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 24 मंथ का लें, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक एक अपनी चीजों को पढ़ सकें और आपके पास एक हमेशा साथ रहे टीचर्स का। तो ये एक एज ए गाइडेंस भी आप ले सकते हैं और पढ़ाई भी आप पूरी कर पाएंगे। ध्यान रहे, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको यहां जुड़ना है मेरे साथ में। जैसे आप साहिल 10 लगाओगे, आपको मेरे साथ जुड़कर तैयारी स्टार्ट कर देनी है और अप्लाई कर देना है इस कोड को, और प्रोसीड टू पे पर जाकर पेमेंट जब करोगे तो ध्यान रखें ये क्रेडिट पॉइंट भी अप्लाई कर देना। इसको रिडीम करने से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाता है, और ये पॉइंट रेगुलर क्लासेस लेने से मिलते हैं। 8 बजे वाली, हाँ? चलिए, तो साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं। मतलब डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम, तो जुड़िएगा। साथ के साथ डेली रात को 8 बजे आपके लिए एक प्यारा सा सेशन आता है, डेली 8 PM पर। डेली एक पेपर कराता हूं, एकदम ऑसम होता है, और ये सभी सवालों के जवाब प्रोसेस। कहते हैं ना कि सर कोई बच्चा हमेशा जब पढ़ता है तो वो हमेशा इस बात की बात करता है कि सर स्पीड नहीं बढ़ती, एक्यूरेसी नहीं बढ़ती, मार्क्स नहीं आते, मैथ समझ में नहीं आती, बेसिक कहां से करें, ये कहां से करें। ये होल प्रोसेस है। आपको मैं यहां प्रोसेस ही सिखा रहा हूं कि आप स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे। अब कोई भी चीज जो आपको अचीव करनी होती है तो मुश्किलें तो आएंगी, समझ में ना भी आए, धीरे धीरे सब समझ में आने भी लगेगा। तो समय दीजिए, वक्त हर चीज को भर देता है, तो बाधाएं भी मिट जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। डेली एक पेपर रात को 8 बजे मेरे साथ आप लगाएं अनअकैडमी पर। कमेंट सेक्शन में आपको ये सब मिलेगा, लिंक मिल जाएगा, और साहिल 10 लगाकर आप मेरी फ्री प्लान के साथ जुड़ सकते हैं। उसमें मेरी स्पेशल क्लास आपको मिलेगी एसएससी एग्जाम में। स्पेशल क्लास पर आप जाएंगे, साहिल खंडेलवाल को फॉलो करके सर्च कर लेंगे और मेरी स्पेशल क्लास में जाकर 8 PM वाली क्लास देखेंगे, और एंटर इनवाइट कोड में साहिल 10 एज ए कोड लगा देंगे। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे अनलॉक हो जाएगा। ठीक है डियर। अभी 2 बजे मैं परसेंटेज की जो लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी में, रेलवे में, तो वो सारे प्रश्न कराने वाला हूं। ये अमेजिंग होने वाला है सेशन। 2 PM पर होगा, ठीक है। और 3 बजे भी होगा। 3 बजे मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा यूपीएससी के लिए, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। और रात को 10 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस होने वाला है। आज ही फ्राइडे है ना आज। चलिए ठीक है, तो 8 बजे अपनी डेली कैच द मैथ होती है, और ये क्रैक द मैथ 12:30 बजे होगा। अब ये होमवर्क के क्वेश्चन थे। -3 और 5 को x बराबर -2 के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन बताना है। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं जो होमवर्क में दिया था। मैं ग्राफ बनाता हूं पहले, और समझाने के लिए ना, जिससे कि क्लियर हो जाए। अब पहले तो मुझे आप ये बताओ कि अगर ये आपका ओरिजिन है तो अपना x बराबर -2 कहां होगा। x बराबर -2 अगर आप ले रहे हो सर, तो आपने बताया था कि x बराबर कुछ भी ले रहे हो तो ये हमेशा y के पैरेलल होने वाला है, क्योंकि y की वैल्यू चेंज होने पर भी x नहीं बदलेगा, क्योंकि y पे डिपेंडेंट ही नहीं है।
तो x बराबर -2 अगर कोई लाइन है तो वह y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि यहां पर हम ये बात कहेंगे कि x बराबर -2 जो लाइन है वह y एक्स के पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि ये -2 होता है, x बराबर -2 ही है, चाहे y कहीं भी घुमा लो आप। बोले ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया, एक मिरर हो गया, यही मेरा एक कांच हो गया। अब कांच देखिए, ये कांच लगा हुआ है, तो आदमी कहां है, ऑब्जेक्ट कौन से कोऑर्डिनेट पर खड़ा हुआ है, -3 और 5 पर। -3 और 5 का मतलब है -3 और 5, -3 और +5, यहां कहीं मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को -3 यहां पर है, इसका ये मिरर है, तो ये कहां बनेगा? बोले सर ये तो इधर ही बन जाएगा। कितनी दूरी पर? हम जानते हैं y कोऑर्डिनेट विल बी सेम, y कोऑर्डिनेट विल बी सेम, क्योंकि हाइट तो उतनी रहने वाली है। x कोऑर्डिनेट विल बी मूव, ये अगर इधर से 1 यूनिट इधर है तो ये 1 यूनिट इधर हो जाएगा, यानी कि -1 पर। तो कोऑर्डिनेट विल बी -1 x कोऑर्डिनेट एंड, और जो अपना y कोऑर्डिनेट है +5 था ना, +5, तो -1 और 5। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है -1 और +5 आने वाला है। क्या आपका सही था? क्या आपका सही था? वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया यार, एक साथ लगातार आंसर आए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से देखो Q का आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या होता है, बस दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, तो +2 और -7। तो दूसरे का आंसर ये आ गया था क्या, क्योंकि मैंने सिर्फ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बोला था। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात होती है तो दोनों के कोऑर्डिनेट के जो साइंस हैं वो बदल जाते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां बनेगा, फोर्थ में, और फोर्थ में आपका x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। गॉट इट, वेल डन। -3 और -4, x बराबर -4 के रेस्पेक्ट में, फिर से ग्राफ बनाते हैं, -3 4 और x बराबर -4 के रेस्पेक्ट में। तो ठीक है, बनाते हैं, बना लेंगे, ठीक है। ये मैं यहां लेके चल रहा हूं, और ये मेरा मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। सबसे पहले आप मिरर बनाइए, आपका मिरर कहां होगा, मिरर होगा y x बराबर -4। फिर से वही वाली बात, x बराबर -4 आप देख रहे हो बार बार सर, तो ये यहां पर होगा आपका -4, और y की वैल्यू पर डिपेंडेंट ही नहीं कर रहा, तो y के पैरेलल हो गया, तो y के पैरेलल बोल लीजिए। ये आपका मिरर बन गया, ये आपका एक कांच बन गया। अब ये आपका x बराबर -4 है, और यही आपका एक कांच है, मिरर है। अब आपको कोऑर्डिनेट देखने हैं। अब कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और -4, वो कहां है, वो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। हाँ सर, -3 यानी कि यहां कहीं, और -4 यानी कि यहां कहीं, यानी कि इस पॉइंट जो होने वाला है, अगर इस पॉइंट को प्लेस करते हो तो -3 और -4 यहां कहीं हो गया। अब आपको रिफ्लेक्शन देखना है इसका, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना है आर का, आई थिंक आर, हाँ आर ये, तो आर का रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, जब कांच इधर है तो उधर तो बन नहीं सकता, रिफ्लेक्शन बनेगा इधर। जो वर्टिकल कंपोनेंट है कौन सा, y कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज यूजुअल। ध्यान रहे, ये इससे 1 यूनिट पीछे है ना, तो यहां से 1 यूनिट आगे, यानी कि -5 पर, तो -5 और -4। क्या आपका यही आंसर आया, -5 -4, कौन से क्वाड्रेंट में ही बना, थर्ड में ही बना। तो यह भी पूछा जा सकता है कि आपका ये कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे पूछेगा कि y बराबर -4 के रेस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्शन होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड, उसी में बन गया, है ना। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है, एग्जामिनर भी यही सोचता है, और हम भी यही सोचेंगे, और आप भी यही सोचें, ज्यादा बेटर है। तो आंसर कितना आ गया, -5 और -4। होप सो कि आप सभी का सही हो। अब मैं आपसे कह देता हूं कि y बराबर 2 के रेस्पेक्ट में, y बराबर 2 के रेस्पेक्ट में एक दिमाग लगा सकते हो आप, एक दिमाग लगाओ मेरे लिए। बोले क्या, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अरे y बराबर अगर 2 के रेस्पेक्ट में है ना, तो x को रेफरेंस लिया गया है, और अगर x को रेफरेंस लिया गया है तो x कंपोनेंट मूव नहीं होगा,
यानी कि -5 तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, चाहे तो अभी बता दूंगा, और y कोऑर्डिनेट मूव होगा, वो देखेंगे अब हम। चलिएगा अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, -5 और -6 y बराबर 2 के रेस्पेक्ट में, चलिए सीखते हैं। अब मैंने एक और ग्राफ बनाया, ये मेरा एक कोऑर्डिनेट्स मैंने बना लिए, तो ये मैंने आपका मूल बिंदु मान लिया, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब ओरिजिन पॉइंट पे हमें मिरर बनाना है, y बराबर +2। अब y बराबर +2 कहां प्लेस होगा, यहां कहीं, तो मैंने एक पैरेलल लाइन डाल दी, क्योंकि आपको पता है अब y बराबर +2 यही तो होने वाला है। सर कैसे पता, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यही y बराबर +2 है। कैसे पता, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी y बराबर a होगा तो वह x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है वर्टिकल, एज यू नो। यहां तक कोई दिक्कत? अब सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक लाइन बना दी। अब बात क्या कह रहा है आगे, पॉइंट बनाओ। पॉइंट कौन सा है, -5 और -6, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये पॉइंट यहां कहीं होगा, -5 और -6। मैंने -5 यहां बना दिया और -6 मैंने यहां बना दिया, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे यहां बन गए। तो ये एक पॉइंट है, -5 और -6। अब प्लीज, अब फिर से आपको पता है, कॉन्सेप्ट की बात है कि भाई ये x कोऑर्डिनेट यहां पर है -5 पर, तो ऊपर भी यही बनेगा कहीं ना कहीं, कहीं भी बने ऊपर बनेगा। ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम। तो x कोऑर्डिनेट विल बी सेम -5। अब y कोऑर्डिनेट का खेला है, तो यह अगर आपका एक मिरर लाइन है, ये आपको अगर कांच ले रहे हो, तो जो पॉइंट कांच से जितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, देखो 2 और 6, 8, ये 8 यूनिट है। तो यहां से अगर 8 जोड़ोगे ना, 2 से 8 जोड़ोगे तो +10, तो -5 और +10 इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, -5 और +10 इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, क्या आपको मजा आ रहा है? तो -5 और +10 विल बी योर रिफ्लेक्शन, ये हुई ना बात। अब इसको बताओ, चलो सॉल्व करके, सब लोग जो नए भी हैं वो भी बताएं कि t अगर +5 +2 है तो y बराबर 1 के रेस्पेक्ट में क्या रिफ्लेक्शन होगा। तो नेक्स्ट ग्राफ बना देता हूं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे y बराबर 1। सो y बराबर 1 विल बी दिस, x एक्सिस के पैरेलल, अगर y के बराबर 1 निकालना है तो। और ये ओरिजिन हो गया, और पॉइंट्स कहाँ हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं गुरु 5 और 2, 5 और 2, यानी कि ये 5 है x कोऑर्डिनेट और ये 2 है, यानी कि यहां कहीं कोई पॉइंट होगा, और ये आपका मिरर है। तो बनाओ रिफ्लेक्शन। तो जब ये पॉइंट 2 है आपका, +2, तो ये मिरर से अगर 1 यूनिट ऊपर है, 1 यूनिट ऊपर है, तो यहां से 1 यूनिट नीचे बनेगा, तो कहां बन जाएगा, x एक्सिस पर ही। कहां बन जाएगा, x एक्सिस पर ही बन जाएगा। आया मजा? तो ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए ये 5 और जो आपका जो पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन कहां होगा, यही इसका रिफ्लेक्शन है, x एक्सिस पर। जहां x एक्सिस पर क्या होता है, y = 0। हमेशा याद रखना, x एक्सिस पर y बराबर 0 और y एक्सिस पर x बराबर 0। कॉमन सेंस। लास्ट वन, -2 और -7 y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज। तो आंसर कितना हो जाएगा, +2 और -7। क्लियर है क्या? हाँ, समझ में आ रही है बात? बस यही लॉजिक है। इसका आंसर बताइए, +2 और -7, क्योंकि ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। ओके, तो चलिए ये हो गया होमवर्क कंप्लीट। अब मुझे आप बताएं कितने क्वेश्चन सही हुए, 1 2 3 4 5 6 में से कितने सही किए हैं? आंसर मैच कर लीजिएगा सब लोग।
-1 5 प्लस का 2 माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का 10 और ये 5 0 और ये माइनस प्लस का 2 माइनस का 7। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे प्रस्थान करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की बातें हमारे सामने कुछ इस तरह से होने वाली हैं। अब थोड़ा सा फोकस रखेंगे आप भी और मेरे को सुनेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर आप मेरे को सुनोगे तो मैं आपको एक बेहतर चीज बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कहता हूं अगला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास दो पॉइंट P x1 y1 है और दूसरा पॉइंट Q x2 y2 है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस निकालनी हो कभी भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो दूरी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है सर, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिमाग में रखें। और यही दूरी अगर ओरिजिन से निकालनी हो, यानी कि अगर मैं बोल दूं ओरिजिन से कोई P पॉइंट है x और y, P पॉइंट की, P बिंदु की डिस्टेंस, तो अगर ओरिजिन से अगर निकालोगे तो डायरेक्टली निकल सकती है। वो क्या हो जाएगी सर? √x² प्लस y², क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया ना, तो अब बचेगा ही नहीं, एक कोऑर्डिनेट बचेगा कौन? x² और y² बचेगा केवल और केवल। ठीक है ना? ठीक है, चलिए तो यहां आपको सिंपल सी बात है कि ओरिजिन से P-X-Y बिंदु की डिस्टेंस, एक बच्चा है बादल नाम से, है ना, बोल रहा है सर x एक्सिस और y एक्सिस का सेकंड नेम बता दो। भूल गया मैं। सेकंड नेम कुछ नहीं होता, बस हम हिंदी इंग्लिश में यूज करते हैं, भुज और कोटि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भुज और कोटि हिंदी में, है ना। तो अजीब नाम है, इसलिए हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, ज्यादा बेटर लगता है, वरना काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस चीज में, है ना। तो उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, वैसे तो ऑर्डिनेट और एब्सेसी का बोलते हैं, लेकिन क्या मतलब है? ठीक है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, बस आपको x एक्सिस और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिमाग में रखना है। ठीक है, भुज कोटि एब्सेसा को ऑर्डिनेट ये सब बोलते हैं ना। तो ओरिजिन से P आपका जो पॉइंट है x और y बिंदु, x बिंदु की डिस्टेंस आपको मैं बता देता हूं। x को आप बोलोगे भुज और y को बोलोगे कोटि। ठीक है, अगर पता हो, नहीं पता हो तो लिख लेना, है ना, ऐसे नॉलेज के लिए। ठीक है ना, चलिए तो आगे चलते हैं चीजों की तरफ। और ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया। अब क्या होता है कि कुछ अलग चीज भी पेपर में पूछी जा सकती है आप लोगों से। बोले सर अलग चीज क्या पूछी जा सकती है? हाँ, अलग चीज ये होगी डियर, मान लो कि कोई P पॉइंट है आपके लिए, P पॉइंट है और Q पॉइंट है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, लेकिन उनके बीच में एंगल आपको कितना दे रखा है? थीटा दे रखा हो, तब कैसे निकालेंगे? यानी कि एक P पॉइंट आपका x1 y1 है और एक Q पॉइंट आपका x2 y2 है, और इनके बीच एक एंगल थीटा दे रखा है। अब क्या होता है, थीटा है तो PQ कितना होगा? अब स्टूडेंट को केवल यहां तक पढ़ाया जाता है कि निकाल दिया, बस हो गया खत्म, इतनी फॉर्मेलिटी होती है, वो कर ली जाती है। लेकिन आपके लिए सबसे जरूरी चीज है जो पुजारी जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया पुजारी, हाँ प्रीस्ट। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो, P x1 y1 Q x2 y2, इनके बीच की अगर आपको एक एंगल थीटा दे रखा है तो PQ क्या होगा? तो PQ सिंपल आप जैसा लगाते हो ना फॉर्मूला, वो लगाओ। फॉर्मूला सिंपल कैसे लगाते हैं सर हम? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करें? इसके अलावा अगर थीटा दे रखा है तो कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ना भाई, 2ab लगाना है, बस सिंपल लॉजिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और क्या? 2ab cos थीटा। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है डियर, क्योंकि अगर दो पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और उनके बीच का एंगल बोल दिया जाएगा कि भाई 60 डिग्री है, अब निकाल के बताओ। ठीक है, तो चीजें आपके सामने इस तरह से बनेंगी कि भाई यहां तक तो हमें पता है सर, प्लस 2ab याद करने के लिए दिमाग में रख सकते हो, और cos थीटा। ठीक है, तो ये तब होगा जब आपको एंगल की बात करेगा। अगर नहीं करता है तो सिंपल आप ये अपना जो देसी फॉर्मूला है लगा सकते हैं, यही काम की चीज भी है।
लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम में चौंका सकती है ना, अचानक से आ गया, पता नहीं तो फिर गलत ही है। यही होता है बस खिलाड़ियों का खेल, अगर नहीं पता है ना तो गलत ही मान लो, फिर सही नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, चलिए सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, और अब हम आगे प्रस्थान करते हैं, आगे की चीजों की तरफ चलते हैं। आइए आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन। मिड पॉइंट, एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन, अगर कोई लाइन में दे देता हूं मध्य बिंदु, रेखा का कोई मध्य बिंदु है ना, रेखा खंड बोलो ज्यादा बेटर लगेगा, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड का मध्य बिंदु। तो ये आसान है, दिख आसान रहा है, लेकिन लॉजिक तो एकदम सॉलिड होने वाला है। क्यों, अभी बताऊंगा। देखो ये आपको लाइन दे दिया, आपसे बोलेगा कि ये एक पॉइंट है x1 y1 जिसको हमने कोऑर्डिनेट a बोला है, मतलब पॉइंट b बोला है, और b आपका है x2 y2। अब आपसे बोला जा रहा है कि यार इसका एक कोई मिड पॉइंट आपको निकालना है। ये मिड पॉइंट, ये सब है ना दिखावा सा होता है, पता है। कभी कभार मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि चीजें जो दिखती हैं वैसी अगर आप सोचने लग जाओगे तो बहुत नॉर्मल पर्सनैलिटी हो आप, लेकिन अगर आप उसके इर्द गिर्द सोच रहे हो और अच्छा सोच रहे हो, अच्छा भी है ना, और कुछ नहीं सोचना है ना, तो अच्छा सोच रहे हो तो आपको क्या होगा कि मजा आने लगेगा। अब मैं ये खुद बोल रहा हूं कि ये मिड पॉइंट है, तो क्या ये 1:1 में काटा जा रहा है क्या? हाँ, और मिड पॉइंट है तो इंटरनली डिवीजन हो रहा है। मिड पॉइंट है तो वो इंटरनली डिवीजन हो रहा है, इंटरनल डिवीजन। बोले हाँ, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं, हालांकि आंसर तो 2 मिनट में निकल जाएगा। अगर ये पी कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है तो पी कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2y2, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2y2। किसी को कोई यहां आपत्ति है? नहीं है। अभी मैं दो कोऑर्डिनेट दे दूंगा और मिड पॉइंट निकलवा लूंगा, उसमें मेरी वाहवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो यार सबको पता है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन करवा दूं तो कोई मतलब थोड़ी ना है, वो करवाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तब सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए जो लॉजिक मैं बताना चाह रहा हूं उस पर फोकस करिए कि भाई ये मिड पॉइंट हुआ और x1 प्लस x2/2 हुआ, y1 प्लस y2/2 हुआ, और ये 1:1 भी होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो बराबर अनुपात में बांटेगा। तो क्या यहीं से ही हम सेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? अरे भाई ये सेक्शन फॉर्मूला भी तो यही खेत की मूली है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है प्लीज आप देखो, कभी भूलोगे ही नहीं आप। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं ये एक लाइन है, यह एक लाइन है, उस पर एक पॉइंट है a, x1 y1, और ये एक पॉइंट है b, x2 y2, और मैंने कह दिया कि कोई p पॉइंट उसको m/n में काट रहा है, और ये क्या करता है, विभाजित करता है इंटरनली डिवीजन, आंतरिक विभाजन हो रहा है। अब समझना, जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं समझ में आता वही समझे, क्योंकि इंटरनल डिवीजन पे क्वेश्चन काफी सारे आएंगे, मैं भी करवाऊंगा, है ना। आंतरिक और बाह्य विभाजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो कुछ बच्चे सब्र ही नहीं है, वो रजनी केसरी तो अपने ही फॉर्मूले लिख रही है, जबकि कोई ट्राइंगल का कोई x3y3 है ही नहीं, ना सेंट्रोइड पूछा है ट्राइंगल का। तो ये भी होता है कि जब चीजें पता हो तो भगना नहीं है, चीजें पता ही नहीं है तो जब चल रहा है उस टॉपिक पर ध्यान दो, है ना। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं डियर, यहां हम बात कर सकते हैं इस डिवीजन की, और ये m/n में अगर डिवाइड कर रहा है तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि मुझे तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं भाई, मेरा लॉजिक ही यही है कि मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर m ले रहे हो तो उसका x2 लो, अगर n ले रहे हो तो ये x1 लो, क्योंकि अभी आप केवल x कोऑर्डिनेट पे बात कर रहे हो तो आपको y से लेना देना ही नहीं है, और अपॉन क्या करते हैं, केक कटेगी सब में बटेगी। सर यहां क्यों बोला ये चीज आपने, है ही लॉजिक वही, सोच सोच का फर्क है बस। y बराबर निकालो तो वही m ले रहे हो तो y1 मत लो, क्योंकि इसके पास वाला मतलब दूर वाला ध्यान दो, y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n।
ठीक है भैया, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये मुझे बढ़िया लगा और ये मैंने कह दिया कि यार ये इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन में P के जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं वो ये रहे। सर अब इस चीज को आप पिछली वाली चीज से कैसे रिलेट कर रहे हो? मैं क्या रिलेट करूंगा, आप ही करो। अगर मुझे यहां कोई P कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? M x1 N x2 और y1 m प्लस n2। तो x कोऑर्डिनेट ये आ गया, सेम y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यही होता है, ये डिवीजन जो इस तरह से आपके चल रहे हैं ये आपको समझने होना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंटरनल डिवीजन हो गया। परेशान मत होना, सभी चीजों पर प्रश्न होंगे और बाकायदा काफी इज्जत से होंगे। ठीक है डियर, तो बिल्कुल परेशान ना हो कि आप सर ये प्रश्न होंगे क्या, ये सब होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर मैं अभी प्रश्न करा दूंगा अभी तुरंत ही तो फील खत्म हो जाएगी ना यार। क्यों? फिर तो आपको पता ही है, यही लगेगा। तो कोई वो बड़ी वाहवाही नहीं है। जब मैं ये सब चीजें पढ़ा दूंगा और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और तब आप दिमाग लगाओगे, वो सॉलिड चीज होगी। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत? बोले नहीं। अब चलो यार बाह्य डिवीजन का भी लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। बाह्य डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो कैसे लिखोगे? बस बीच में माइनस लगा देना। अगर बाह्य डिवीजन हो रहा है, और आपके डाउट भी क्लियर करूंगा, सर पता कैसे चलेगा अभी बताऊंगा। एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वही m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट शुड बी m y2 एंड n y1 अपॉन m माइनस n। प्लीज नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की एक चीज और लिखाने वाला हूं। हाँ अभी तो हाँ, एक बच्चा कह रहा है फास्ट बताइए। डियर देखो, फास्ट बताने में आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप खुद गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास सिल्वर भी नहीं है, कांस्य भी नहीं है भाई। तो आराम से, अभी टेंशन मत लो, सबके लिए सब कुछ मिलेगा, है ना? बस हाँ, डिवीजन का स्पेलिंग गलत हो गया वहां पर। हाँ ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? सर अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन मार्क ये उठता है, हमें पता कैसे लगेगा महाराज? चलिए, हमें पता कैसे लगेगा भाई साहब, बताइए। तो हम ये कह सकते हैं भैया कि हमें पता ऐसे लगेगा। कैसे? ऐसे लगेगा, या तो प्रश्न बता देगा कि भाई बाह्य डिवीजन है या आंतरिक डिवीजन है, या फिर आप कोऑर्डिनेट से समझ सकते हो कि यार कोऑर्डिनेट अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई कोऑर्डिनेट में लिखता हूं 5 और 3, ऐसे लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, और यहां मैं लिखता हूं कितना 1 और 4, तो यार आप भी समझ सकते हो कि अगर ये 5 है एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भाई ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में ही आने वाला है, कोई भी पॉइंट आएगा जब, तो इस तरह से आप अपने दिमाग में लगा सकते हैं। लेकिन सर अगर कुछ भी ना देखें तो आप क्या होगे? सर कुछ भी ना देखें तो, कुछ भी ना देखें और पता ही ना चले तो क्या करो? हमेशा इंटरनल लगा दो, हमेशा इंटरनल लगा दो आप। तो अगर नेगेटिव आता है, कौन लैम्बडा वैम्बडा कुछ भी नेगेटिव आता है तो चेंज कर लेना तुरंत ही बस, और ये क्वेश्चन बोलेगा सब। ठीक है, हमेशा इंटरनल लगा दो। अब ये यूज कहां होता है? मेजर कंसर्न बता रहा हूं, कंसर्न कहां आएगा? कंसर्न आएगा जब आपसे पूछेगा कि किस रेशो में काट रहा है, तो हमेशा जो रेशो मानोगे ना वो ये मानना लैम्बडा रेशो 1 या फिर के अनुपात 1। सर ऐसा क्यों? इससे आपकी टाइम बच जाएगा बहुत ज्यादा, है ना? कभी आपसे पूछे ना कि किस अनुपात में काट रहा है, तो क्या मानोगे? हाँ, समझ में आएगा सब कुछ। देखो, अगर आपसे कभी भी पूछे कि किस अनुपात में काट रहा है तो क्या मानोगे? लैम्बडा रेशो 1 मानो, के रेशो 1 मानो। सर अभी हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये कब होगा? जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से होगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि क्या आपको बताना है, तो इसलिए आप थोड़ा सा
सब्र करें, ऐसा तो है नहीं कि आप आज ही पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हो। चलिए, तो ये जरूरी है ध्यान रखना कि मानना क्या है, हमेशा आपको लैम्डा रेशो 1 मानना है या के रेशो 1 मानना है। ये क्यों मानना है, कैसे मानना है, वो सब बताएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। अब आगे की मैं चर्चा का विषय थोड़ा बढ़ाता हूं और थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। आगे लेते वक्त आपको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं लाइंस पर, गजब। अब आते हैं लाइन। लाइन मतलब रेखा। रेखा मतलब निर्मा और जया सुषमा वाली नहीं, ठीक है? हाँ, ठीक है ना? तो प्लीज अब रेखा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप दे सकते हैं सभी। अब रेखा का जो सामान्य रूप होता है, रेखा का जो जनरल फॉर्म होती है, वो जनरल फॉर्म क्या होती है, पता है क्या किसी को? ना पता, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है? तो ये रेखा की जनरल फॉर्म हो गई। लिखते हैं, एक रेखा का होता है स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्लोप फॉर्म। इसको बोलते हैं प्रवणता रूप, ठीक है? एक रेखा का होता है इंटरसेक्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं अंतःखंड रूप। तो रेखा के विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं। अब चीजों को समझेंगे तभी तो कर पाएंगे। चलिए आइए, कैसे करोगे डियर? देखिए, जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो रेखा का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। यानी कि कभी भी किसी तरह से आपको कोई ऐसी इक्वेशन देखने को मिल जाए तो इसका साफ साफ मतलब क्या है? हाँ, इसका साफ साफ मतलब क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी का मतलब है कि यह एक रेखा का जनरल समीकरण है, जनरल फॉर्म है। बोले गुरुजी प्रवणता रूप क्या होता है? बोले रेखा का प्रवणता रूप होता है y बराबर mx प्लस सी। अभी देखते जाइए। और अंतःखंड रूप क्या होता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। बोले ठीक है भाई, यहां तक तो हमने लिख दिया। अब आती है चीजें आगे, शुरुआत होती है अब बेहतर, और बहुत चीजें सीखने को मिलने वाली। तो यहां हम अगर देखते हैं कि सर अगर हमें इन चीजों को रिलेट कराना है और कोऑर्डिनेट का यूज करना है, क्या कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर आप निकालना चाहते हो प्रवणता, अगर आप निकालना चाहते हो स्लोप, तो हर चीज की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करो। यहां m क्या है? ये जो m है ना, इसी को ही हमने क्या कहा? स्लोप कह दिया। तो प्लीज समझिए जरा कि अगर आपको स्लोप निकालना है तो मैं इस जनरल फॉर्म को इन टर्म्स ऑफ प्रवणता रूप लिखना चाहता हूं। आप भी लिखिए मेरे साथ। सर बी वाई को इधर रख दिया और आप माइनस ए सी और माइनस सी, माइनस ए एक्स और माइनस सी को इधर ले गए, और फिर आपने वाई को इधर रख दिया और आपने फिर डिवाइड कर दिया बी से, ठीक है? अब क्या ये वाली और ये वाली कंपेयर करा सकते हो आप? इन दोनों को कंपेयर कराने पर, अब जब इन दोनों की आपने तुलना कराई तो तुलना करने पर आप ये देखो कि m क्या निकल कर आया। केवल m पे फोकस करो, सॉरी c बाई बी भी होगा। m क्या आया? m तो बोले सर m आ गया हमारे पास माइनस का a बाई बी आ गया। यानी कि ये आपका स्लोप हो गया, प्रवणता हो गई किसी भी लाइन की। जनरल फॉर्म की प्रवणता निकालने का 2 सेकंड में तरीका आ गया आपके पास। जनरल फॉर्म की प्रवणता निकालने का 2 सेकंड में तरीका आ गया, और यही आपकी क्या हो गई? एक प्रवणता हो गई। और इस m को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर जनरल फॉर्म के संदर्भ में लिखूं तो माइनस x का कोऑफिशिएंट गुणांक और y का कोऑफिशिएंट। मेरी बात आपको समझ में आई क्या? नहीं भी आई तो चलेगा, ऐसा कोई इशू थोड़ी हर बार ही आए, लेकिन चीजों को
आराम आराम से समझोगे तो सब आसान है, नहीं समझोगे तो कुछ भी आसान नहीं है। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं स्लोप पर, क्योंकि कंसर्न यही होता है कि स्लोप निकालना है किसी भी लाइन का। स्लोप क्या होगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। अब बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। अब थोड़ा सा क्या हो गया, अब खुल गया मामला, है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए सर, अब यही जो स्लोप है इसी को ही आप क्या कहते हैं, इसी को ही आप टेन थीटा भी कहते हैं, ठीक है। इसी को ही आप क्या बोलते हैं, टेन थीटा भी बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि स्लोप जो है वो टेन थीटा के बराबर भी होता है। ये लो, एक चीज और आ गई, ठीक है। स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के बराबर भी होता है। अब आगे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दूं आपके सामने, तो एग्जांपल मैंने लिखा 4x + 3y + 7। अगर ये मेरे पास एक लाइन की समीकरण है तो इसका स्लोप क्या होगा, चंद सेकंडों में बताइए, आप जल्दी से बताइए क्या होगा, इसका स्लोप क्या होने वाला है, बोलिए बोलिए। तो सर इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं, -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट -4/3। तो इसका स्लोप क्या होने वाला है, -4/3 होने वाला है। अब यही 4/3 टेन थीटा के बराबर भी लिख सकते हो, तो ये भी बड़ा बढ़िया लॉजिक हो गया कि टेन थीटा के बराबर भी हम इसे लिख सकते हैं। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब चलते हैं आगे। यहां तक कोई दिक्कत आई क्या, बोले नहीं, काई की दिक्कत सर, चीजें यहां तक हमारे को क्लियर हो रही हैं। मैंने कहा चलो अब आगे चलते हैं। अगर मैं यहां से बोलना चाहूं कि भाई इस तरह से आपने ये क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। अब आगे चलते हैं, आगे की चीज देखिएगा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए। अगर मैं आपको दो पॉइंट दे दूं, x1 y1 और x2 y2, तो अगर मेरे पास अगर ये दो पॉइंट है डियर, तो मुझे ये सिंपल सिंपल ये समझा दो कि इन दो पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन बनेगी, अगर ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो मैंने इन दोनों को मिलाकर एक लाइन बनाई, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो दो पॉइंट थ्योरम से अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं तो वो कितना होगा। हाँ, अगर मैंने आपको दो पॉइंट दे दिया तो सर लाइन का स्लोप होता है क्या, वही m बराबर, सर ये अगर दो पॉइंट है तो y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। यानी कि ये भी अपना वही वाली बात हो गई कि ये अलग अलग टाइप आ रहे हैं। अब स्लोप को अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। जब किसी भी रेखा का जनरल फॉर्म दे रखा हो तो ऐसे निकालो डायरेक्ट, अगर नहीं दे रखा हो तो आप दो बिंदु दे रखे हो तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके निकाल लो, ठीक है भाई। हाँ चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं। ये लाइन का स्लोप हो गया। अब मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर यदि एक पॉइंट गिवन हो x1 और y1, एक बिंदु x1 y1 है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, यदि स्लोप को कहेंगे प्रवणता, यदि प्रवणता पता है, यदि आपको प्रवणता पता है, यानी कि प्रवणता अगर आपको गिवन है, तो आप एक पॉइंट से क्या लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं क्या, या मैं ये बोल सकता हूं ये पॉइंट उस लाइन से गुजर रहा है। तो बात तो बराबर है, कोई पॉइंट है या तो वो लाइन से गुजर रहा है या अपने लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो बताओ 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 आराम से। चलिए, हम आगे बात करते हैं। तो सर हम अगर लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, y माइनस का y1, m आपको पता है m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है डियर। तो ये आपसे बोला जा सकता है। अब हो सकता है कि m आपकी दो पॉइंट थ्योरम से आए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, क्लियर है माय डियर, ओके। तो ये वन पॉइंट फॉर्म हो गई लाइन की, अगर एक बिंदु दे रखा हो, प्रवणता पता हो तो निकाल लेंगे, ठीक है डियर। अब मैं टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालना चाहूं तो, अगर मेरे पास दो बिंदु हो x1 y1 और अगर मैं x2 y2 है,
अगर मैं लाइन की इक्वेशन निकालना चाहूं, ये पॉइंट अगर मेरे पास ए है, ये पॉइंट मेरे पास अगर बी है, तो मुझे बताइए लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगी? बताओ, दिमाग लगाओ, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी यार, मेरा काम ही यही है। नहीं, स्लोप मोड में नहीं आता, क्योंकि स्लोप डिसाइड करता है कि ग्राफ मतलब लाइन का स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सब चीजें स्लोप डिसाइड करता है ना, इसलिए नेगेटिव में नहीं आएगा वो, मतलब मोड में नहीं आएगा। तो सर अभी आपने जस्ट सिखाया ही था कि y माइनस वाई वन, तो पहला कोऑर्डिनेट ले लिया कोई भी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। एनी प्रॉब्लम? नो। छोटा सा लॉजिक है, लाइन निकालना, अगर कोई दो पॉइंट दे रखे हो, उससे अगर आपको लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो लाइन निकालना, ये बहुत पेपर में आते हैं यार, गजब आने वाला है ये, है ना, एनटीपीसी सीबीटी 2 में, अरे सब जगह आएगा, मतलब कहने की जरूरत नहीं है कि यार इस एग्जाम में आएगा, हर जगह आने वाला है। बोले गुरुजी कोई इशू नहीं है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोले नहीं। अगर मान लीजिए आपको मैंने कोई दो लाइन दे दी, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी लाइन दे दी मैंने आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब मेरा दिमाग में आया क्या कि मुझे दोनों लाइन के बीच बने एंगल को निकालना है, तो बताओ क्या दिमाग लगाओगे आप? हो सकता है कि अगर दो लाइन आपको दे रखी हो, इन दोनों लाइनों के बीच बना एंगल, चलिए राजू आपके पेपर में नहीं आया होगा, किसी और के पेपर में आया है ना, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी आया है, सीबीटी 2 में भी आएगा, है ना, इसलिए बता रहा हूं, और सब जगह आता है, मतलब हर हर कहीं पर ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आप बस पढ़ाई पर ध्यान दियो, है ना, क्योंकि आपको ये थोड़ी ना पता है कि अगली बार आपके पेपर में आ गया तो फिर खामोखा नुकसान हो जाएगा ना नंबर का, ये भी तो सोचो, आप छोड़ के नहीं जा सकते, है ना, आप ये मत सोचिए कि छोड़ के चले जाओगे तो भाई बहुत बढ़िया सिलेक्शन वाला काम कर लिया। ये आसान प्रश्न आते हैं यार, tan थीटा निकालना है, अब इनके बीच का एंगल, अगर मैंने कह दिया कि भाई ये स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो सिंपल सा लॉजिक होता है मॉड m1 माइनस m2, मॉड m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, बस हो गया काम। अप्रवणता तो आप निकाल ही लेते हो किसी भी लाइन की, तो नोट कर लो, मॉड m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया लाइन का लाइन के बीच में बना हुआ एंगल, कंप्लीट मॉड है, नोट करो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है यार, अच्छा चीज है, यहां तक आपने लिखा और चीजें समझी। अब हम चलते हैं आगे, है ना, अब हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं और आपको भी लेके चलते हैं। आइए, अगर मान के चलिए मैंने आपसे कोई पॉइंट बोला x1 y1, x1 y1 की ax प्लस by प्लस c बराबर 0 लाइन से, रेखा से परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जा सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, बताइए। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये लाइन मेरे पास है और इस लाइन पर ये पॉइंट मेरे पास है और ये पॉइंट x1 y1 है, तो इस x1 y1 से ये लाइन मेरे को दे रखी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी ये निकालना है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, वो भी लंबवत। बताओ कैसे निकालोगे? तो आपको कुछ अलग से नहीं करना, इन पॉइंट को x1 y1 को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देना है, मॉड a x1 प्लस b y1 प्लस c
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस। तो यह किसी भी बिंदु की किसी भी लाइन से लंबवत दूरी निकालने का सिंपल तरीका है कि आप जब इस लाइन में अपने कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करा दोगे और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दोगे तो वह आपकी लंबवत दूरी हो जाएगी। ठीक है माय डियर, समझ में आ रहा है? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे प्रश्न आते हैं, आप ध्यान रखें। ठीक है डियर, चलिए अब एक एक करके चलते जाइए, एक एक करके, है ना। सारी चीजें होती हैं, देखो इसलिए तो कहता हूं कि छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी नहीं है। जैसे कि ये हो गया, ये सिंपल हो गया भाई, थीटा निकालना है, दो पॉइंट दे दी, लाइन निकालनी है, तो हर क्वेश्चन बन रहा है। इस पे क्वेश्चन बन रहा है, इस पे क्वेश्चन बन गया, यहां क्वेश्चन बन गया, यहां लाइन पे क्वेश्चन बन गया, स्लोप पे क्वेश्चन बन गया, तो हर लाइन क्वेश्चन बना रही है, इंटरनल डिवीजन पे बन गया, तो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। अब अगला पॉइंट आपके सामने ये आ सकता है कि अगर मैं बोल देता हूं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 आपके सामने पहली इक्वेशन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये आपके सामने दूसरी इक्वेशन है। अब मैं बोलता हूं कि ये दोनों लाइन, ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2, हमने पहला आपको बोला, पहला जो केस है केस 1 कि दोनों लाइन, बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो क्या कंडीशन आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है, दोनों रेखाएं समांतर हों, समांतर हैं दोनों रेखाएं। केस नंबर 2, both lines are perpendicular, both lines are perpendicular, यानी कि यह एक दूसरे के लंबवत रेखाएं, है ना, लंबवत रेखाएं, दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हो। अब इन्हीं दोनों लाइन के बिहाफ पर एक कंसेप्ट और है जिसे यहीं की यहीं निपटाऊंगा मैं 10 तरीके थोड़ी बताऊंगा। जहां पर आपका क्या होता है, दो ग्रुप ऑफ लाइन दे रखा है, तो यहां पहला केस आता है अगर यूनिक सॉल्यूशन हो, किसी लाइन, दो लाइन दे रखी हैं और उनका कोई अद्वितीय हल हो, क्या हो, अद्वितीय हल हो। दूसरा आपको दे रखा है कोई हल ना हो। अब समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में जब नहीं करते हो, कोई हल ना हो यानी कि नो सॉल्यूशन। और तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल हो। तो तीन केस यहां बनते हैं। तो पहले इनको तो आप स्लोप की टर्म में लिखिए, उनको कोएफिशिएंट की टर्म में लिखिएगा। देखते हैं, तो सर अगर आप स्लोप की बात करते हो तो ध्यान रखना कि यहां पर अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो m1 बराबर m2 होगा। और यहां पर यही कॉन्सेप्ट यहां काम आता है कि अगर दो लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दो लाइन का अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है कि नहीं? बोलो, बोले हाँ यार ये बात तो सही है। और पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, m1 बराबर m2। इसका स्लोप क्या होता है, माइनस a1 अपॉन b 1 बराबर माइनस a2 अपॉन b 2। आपको अब समझ में आएगा। अच्छा सर, इसलिए ये बनता है, आपको पता है ना कि आप यही तो लिखते हो, a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2। याद आ रहा है कुछ? और माइनस से माइनस कट गया, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां तो नॉट इक्वल टू आता ही है, आपको याद करो। ये आपका बन गया ना कॉन्सेप्ट, जब नो सॉल्यूशन हो, लाइंस आपस में पैरेलल चलें। ठीक है, यही तो पैरेलल की कंडीशन है। अब बात करता हूं यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में m1 या लंबवत हो m1 m2 बराबर माइनस का 1, तो ये तो स्लोप की तौर पे होगा। लेकिन यहां अलग होता है, जहां पर a1 अपॉन a2 का नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 से, नो रिलेशन, यानी कि इक्वल नहीं होते, कुछ भी हो सकते हैं। तो इक्वल नहीं है तो कुछ भी हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। a1 a2 और b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट है, सिंपल। अब इनफाइनाइट हल में लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी, यानी कि यह लाइन एक दूसरे के ऊपर चल रही है दोनों।
अगर एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। ये हुई ना बात। अभी लिखो, कॉपी में लिखो, बस जब क्वेश्चन होंगे ना 2-2 सेकंड के होंगे, लेकिन ध्यान रखना ये सब आपको रिवाइज करना है। ऐसे नहीं होगा सर ऐसा ही आया था मेरे एनटीपीसी में। अब बताओ, कल तो अस्मत कह रहा था कि क्यों पढ़ा रहे हो ये, आज अस्मत कह रहा है कि ऐसा ही आया था, तो अस्मत भी चेंज हो गया। अब अस्मत जब रेगुलर पढ़ेगा या फिर कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि यार हाँ यार ये तो क्वेश्चन आते हैं, हाँ तो बस ये आते हैं, तो किसी दिन एग्जामिनर पन्ना भी पलट सकता है, ये भी दे देगा, किसी दिन आ गया और पन्ना पलट लेगा, जो क्योंकि जहां से उसने ये क्वेश्चन दिया है वहीं से ही उसी बुक में ये पन्ने हैं, ये समझ लो। तो खत्म वाली बात है। चीजों को अच्छे से पढ़ो, सारी चीजें अच्छे से करो, तब जाके कोई एग्जाम निकलेगा, है ना। कोई दिक्कत? 2 लाइंस का बात हो गई भाई, मजा आ गया। अब देखो सर एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए मैंने एक समीकरण ले लिया 7x प्लस का 5y प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर, ओहो, परपेंडिकुलर एक लाइन है, इस लाइन की परपेंडिकुलर एक लाइन है जो बिंदु 2 और 3 से गुजर रही है। उसका समीकरण बता दो। अब आएगा ना दिमाग, उसका इक्वेशन बताओ भाई। और भाई लाइक वाइक करो यार, मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाने में बिजी हो गया, मैंने आज कहा नहीं, मेरे ध्यान नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है यार। चलो बोले गुरुजी क्या करना चाहते हो आप? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करना चाहता, मुझे इस लाइन का स्लोप पता है, यहां से अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो ये हो गया -7/5, और इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा, डायरेक्टली निकालूंगा क्या, उल्टा पटक दूंगा और प्लस कर दूंगा, क्योंकि लॉजिक यही है। लॉजिक कहां से आया ये? जब कभी भी इसके परपेंडिकुलर लाइन आप निकालोगे तो आप क्या करते हो, m1 m2 बराबर -1। अब ये हर बार थोड़ी करोगे, पता लग गया तो बस पता लग गया। ये अगर -7/5 है तो m2 निकालना है, तो m2 बराबर हो गया 5/7। ये लो भाई, निकालो डायरेक्ट है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे गुजर रही है, यानी कि सिंगल पॉइंट थ्योरम आपने बताई ना, 1 पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस y1 3 है, m कितना है, m आपका 5/7 है, इंटू x माइनस x1। ये लो इक्वेशन आ गई। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है, बताओ तो सही मेरे को। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, आप सीखोगे तभी ना कर पाओगे। तो बस बन गई इक्वेशन, 5x माइनस का 7y और प्लस का 11 बराबर 0। यह आपकी वो समीकरण है जो इसके पैरेलल भी है और इस पॉइंट से भी गुजर रही है। मजा आया? देखो ना कितना प्यारा है। अब आया ना दिमाग में, कॉन्सेप्ट बना ना। मैंने एक तरीके से चीजें डिजाइन की हैं। देखो कोई भी चीज पढ़ाने का तरीका होता है, एक स्टेप बाय स्टेप। आपको पहले मैंने 1 पॉइंट फॉर्म बताई, अब इस 1 पॉइंट फॉर्म का यूज कैसे होगा, ऐसे होगा कि जब आपको लाइन दे रखी है उसके परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप निकल कर आ गया। स्लोप पता है तो मैंने यहां लिखाया भी है, देखो कि एक x1 y1 है और लाइन की इक्वेशन है, यदि स्लोप प्रवणता पता है तो लगा दो। अब लगाना तो आपको है यार, कोई और तो आएगा नहीं पेपर में भी लगाने कॉन्सेप्ट को। क्लियर है क्या? अरे भाई सीडीएस वीडीएस सब हो जाएगा मेरे फाउंडेशन बैच से, टॉप क्लास बैच है, लाइव हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, ज्वाइन कर लो बस, यही मैं चाहता हूं भी। और आराम से ज्वाइन कर लो और एंजॉय करो फिर पढ़ाई को आप, और फिर कहना कि वाह सर मजा आ गया। मैं तो कहता भी हूं अपने भाई बहन जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसको आपको आगे पढ़ाना है, भाई उनको भी जोड़ो उसमें और घर बैठ के पढ़ाओ, हो सकता है कि वो तुमसे अच्छा करके जाए। ठीक है ना? चलिए अब एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिएगा। ओरिजिन से
ऑरिजिन से 12x प्लस 5y, ऑरिजिन से 12x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ, डाले गए लंब की लंबाई बताओ। बताओ भाई। तो अगर हम ओरिजिन से कोई डाला गया लंब देख रहे हैं तो हम भैया देख रहे हैं तो यहाँ पर ओरिजिन को हम 0 0 मान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना तरीका क्या होता है, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप 0 0 यहाँ पुट करोगे तो 7 ऊपर आ गया, क्योंकि वो तो जब 0 हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यानी कि 7 बटे कितना हो गया 13। तो आपकी जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आएगी 7 बटे 13 आएगी और मोड में आएगी, चाहे नेगेटिव भी होता तो भी पॉजिटिव ही आता। ठीक है, तो 7/13 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो कैसी लगी क्लास जल्दी से बता दो मुझे। और ये होमवर्क के क्वेश्चन है, आज ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। मूल बिंदु से दूरी 5, 10, दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, निकालना है। ये सर हम कल करेंगे सारे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन अब आप 2-2 सेकंड में बना दोगे। देखो ना, कुछ भी नहीं है, फाइल खोल के बैठो। इसका आंसर कितना होगा बताओ, -3/7। तो ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों का स्लोप निकालना है, निकाल देना। इसका ढलान कितना होगा, -7/3। ठीक है, आप करना, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आसान है। आप खुद करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं करोगे तो क्या खाक आएगा, रिफ्लेक्शन। ये हो गया। अब आज मैंने एक और फाइल दी है, ये तो कल वाली फाइल थी, ये आज पूरी बना लोगे आज आप। अब ये देखो, 2 बिंदु हैं को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। चौथे चतुर्थांश में आपको दे रखा है तो ये आपको कोऑर्डिनेट निकाल के देना है। ये आपका इंटरनल डिवीजन हो गया, मैं बोलूंगा ना इंटरनल है एक्सटर्नल है, ये आपको खुद को पता लगाना है क्या है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है तो ऐसे करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके डिवीजन वाले हो गए। अब करो भाई साहब, मैं तो पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ये देखो, ये सारे हो गए। देखो भाई, अभी आप कह रहे थे ना क्वेश्चन कैसा आता है, देखो ऐसा आता है। के का पता लगाओ कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या करोगे, इसका स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप निकालोगे, m1 m2 बराबर -1। इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, m1 m2 बराबर -1। हल असीमित है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो क्या होता है, ये अपॉन ये अपॉन ये बराबर कर दो। अब भाई करना आपको है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितने बच्चे सही जवाब देते हैं इन क्वेश्चंस का। ये सारे प्रश्न आपको करने होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरा काम तो प्रैक्टिस कराना है। तुम पढ़ोगे तो भी अच्छा है मेरे लिए, नहीं पढ़ोगे तो कंपटीशन भी कम कर रहे हो, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैं तो आपको इक्वली पढ़ा रहा हूं। आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि सर मेरे को कम पढ़ा रहे हैं, मेरे को ज्यादा पढ़ा रहे हैं। सबको समान ही पढ़ाया जाता है किसी क्लास में, और कोई बच्चा टॉपर निकल जाता है क्योंकि वो सोच बदल लेता है अपनी। तो आपको अलग बनना है दुनिया से, क्योंकि आप हो सकते हो कि वही क्लास के बच्चे हो जो सिलेक्शन लेकर बैठो। दुनिया बहुत घूम रही है यार, ऐसा नहीं है, रोमिंग बहुत सारे बच्चे करते हैं, मजा आता है, टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है कई लोगों को, तो वो ना करें, क्योंकि और कहीं टाइम वेस्ट करें अच्छी जगह। तो सेशन को लाइक जरूर करें। क्रैक द मैथ 12:30 बजे होगा। डेली रात को 8 बजे मैं पेपर भी कराता हूं, एक पता है आपको, डेली रात को 8 बजे कैच द मैथ 2.0 अनअकैडमी पर आओ। डेली एक पेपर लगाओ और अपने आप को कुछ सिखाओ, अपने आप को कुछ सिखाओ। लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से आप अपने सेशन को नोटिफाई कर जाओ। आपके लिए साहिल 10 कोड लगाकर आपको मेरी फ्री प्लान में जुड़ना है एसएससी एग्जाम में। और आप जब जाओगे अंदर तो यहां पर 8 PM वाली क्लास देखोगे और साहिल 10 कोड लगा। अब ये भी मैं बताता हूं, क्योंकि कोई भी नया बच्चा अगर आता है तो उसको पता रहे कि सर क्या करते हैं। सर हमारे लिए पेपर कराते हैं, जिनको पता है और उसके बावजूद वो नहीं पढ़ते तो उसका कुछ नहीं कर सकते सर। लेकिन जो नया बच्चा आ रहा है उसको सही दिशा दिखाना मेरा काम है, तो इसलिए मैं ये सब बताता हूं कि मेरी फ्री क्लास रात को 8 बजे वाली लो, और लेने वाले लेते भी हैं। ठीक है डियर, चलो अब फाउंडेशन बैच मेरा लॉन्च हो चुका है, लाइव हो चुका है, ज्वाइन कर लो इसको एज सून एज पॉसिबल। इससे बेटर कोई कोर्स नहीं है पूरे इंडिया में। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये सोच लेना कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है और आपका संकल्प अच्छा है कि लेना ही है सिलेक्शन, सर मैं कॉलेज के पास आउट हो गया, 12th कर ली, बिना सोचे समझे लेके बैठो और पढ़ाई करो,
ऐसी सॉलिड पढ़ाई कराई जा रही है कि देखो, मैं दुनिया भर के कोर्स की नहीं बताता, और मेरे को पता भी होता है तो भी मैं नहीं बताता। मैं क्यों बातें करूं किसी की? मैं खुद की बात कर सकता हूं कि जो अगर आप इस फाउंडेशन कोर्स में पढ़ लिए तो आपका मतलब टॉप क्लास लेवल पर पहुंच जाने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। और एसएससी एग्जाम में ये आपको मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल मैथ मिलने वाली है, रीजनिंग, जीके, सब कुछ यार। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 12 और 24 महीने का लीजिए, पूरा इकोनॉमिकल है, पूरा इकोनॉमिकल है ना। साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है, जिससे कि मेरे साथ आप कनेक्ट हो सको मेरे ग्रुप्स में। तो साहिल 10 कोड लगाकर आप जुड़ेंगे मेरे साथ में, प्रोसीड टू पेपर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिडीम करना पड़ेगा। रिडीम करते ही आपको सारा सब्सक्रिप्शन सब कुछ मिल जाएगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप पॉइंट रिडीम करते हैं, और पॉइंट आपको स्पेशल क्लास से मिलते हैं। साहिल 10 कोड लगाकर आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए अभी मैं 2 बजे परसेंटेज पढ़ाऊंगा, पूछे गए प्रश्न सारे के सारे। अब मैंने बता दिया, अब जिसको सीखना है और जिसको वास्तव में सीखना है वो आएगा 2 बजे भी और पढ़ेगा, यहीं पर ही होगी। और 3 बजे नंबर सिस्टम और रात को 10 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है डियर, चलिए तो अपना ध्यान रखें, और साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर एसएससी में कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़ जाइए मेरे साथ। अब मिलते हैं अब 12:30 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, लव यू ऑल। परिवार का भी ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, अंदर रहें घर में, है ना। थोड़ा सा अभी वैक्सीन लग जाए आप लोगों को, और वैक्सीन से भी थोड़ा सा प्लीज चेक वेक करा लेना। अगर सिम्टम हो तो प्लीज एक बार कोविड चेक करा लेना। कोविड के दौरान मत लगवाना, हो सकता है कि कोई अलग वेरिएंट ना बन जाए, है ना। तो प्लीज ये छोटी छोटी अवेयरनेस है, ध्यान रखें। अगर कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज एक बार चेक करा के ही आप अपना क्या लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, ऐसी ना लगवा लें। ठीक है, ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।